वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमारी 6th वीडियो है काइंड्स ऑफ डैमेजेस, जो कि आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 से हम कवर कर रहे हैं। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो डैमेजेस की टाइप्स की तरफ चलें तो सबसे पहली टाइप है ऑर्डनरी डैमेजेस। ऑर्डनरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो नेचुरली अराइज होते हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। यानी ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये नुकसान तो होना ही है। यानी नेचुरल है कि इस तरह का नुकसान होगा। यानी अगर आप किसी को गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे तो वो उन गुड्स को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो दीज डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली कंडीशन ये है कि एक एक्चुअल लॉस हुआ हो ब्रीच की वजह से। एग्रीव पार्टी मस्ट सफर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो डैमेज हुआ हो वो डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच हो। तो जब ये दो कंडीशंस मीट हो रही होंगी तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हमेशा क्लेम किए जा सकते हैं। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब है सिर्फ वो डैमेजेस जो नेचुरली अराइज होते हों। तो मॉनेटरी कंपनसेशन आपको मिल जाएगी जो लॉस नेचुरली अराइज होता है। शर्त यह है कि वो लॉस ब्रीच की वजह से हुआ हो और लॉस हुआ हो। तो हमारे पास एक सिनेरियो है, इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं। On 1st December, Qasim contracted to sell and deliver 50 tons of wheat at rupees 8,000 per ton to Yusuf on 1st January. On 20th December, Yusuf afterwards contracted to sell those goods to Haris at rupees 10,000 per ton. Qasim failed to deliver goods on 1st January when the price of the wheat was 9,500 per ton. तो यहाँ सिनेरियो ये हुआ कि कासिम ने यूसुफ को गुड सेल की और करने के लिए एग्रीमेंट किया, और यूसुफ ने आगे उनको सेल करने के लिए एग्रीमेंट कर दिया ज़्यादा रेट पर। फिर बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई कासिम की तरफ से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यूसुफ क्या रिकवर कर सकता है। तो दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये कि मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट का डिफरेंस। मार्केट रेट 9,500 और जो रेट कासिम के साथ डिसाइड हुआ था दैट वाज 8,000। तो उस हिसाब से जो डैमेजेस हैं 50 टन के वो बनते हैं 75,000। दूसरा ये कि यूसुफ अगर क्लेम करता है कि वो तो 10,000 की चीज़ सेल करता हारिस को, तो उसे जो नुकसान हुआ है क्योंकि उसकी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की भी ब्रीच हो गई है, तो 75,000 तो वो रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर यूसुफ की डिमांड ये है कि उसके डैमेजेस 1 लाख के होने चाहिए थे 10,000 के रेट के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए के डैमेजेस बनते हैं। लेकिन ये वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस है। नेचुरल तो ये है कि फिर मार्केट से उसे लेकर देने होंगे, तो हारिस से वो फिर भी 500 का जो डिफरेंशियल है वो अर्न कर सकता है। लेकिन जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक ही वो क्लेम कर सकता है। आगे उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो जब तक कासिम की नॉलेज में नहीं है, कासिम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये जो सेकंड डैमेजेस हमारे सामने लिखे हुए हैं ये 100,000 के ये क्लेम नहीं किए जा सकते। तो रीड करते हैं। यूसुफ इज इंटाइटल टू रिकवर रुपीज 75,000। Yusuf is not entitled to recover rupees 1 lakh as profit which would have arisen to Yusuf from the sale to Haris because the profit is the indirect consequence of the breach of contract. तो डायरेक्ट कंसिक्वेंस होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्पेशल डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस को जनरल डैमेजेस भी कहा जाता है और ऑर्डिनरी डैमेजेस तो हमेशा ही रिकवर किए जा सकते हैं कंडीशन अगर मीट हो जाए। स्पेशल डैमेजेस सिर्फ तब रिकवर किए जा सकते हैं जब पार्टीज उनके बारे में, उस नुकसान के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जानती हों, एट द टाइम दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट एज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज को पता हो, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त में पता हो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये नुकसान हो सकता है। तो ये स्पेशल लॉसेज होते हैं विच आर इन द रीजनेबल कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टी।
कंटेम्पलेशन का यहां पर मतलब होगा नॉलेज। और अवेयरनेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर बाद में पता चलता है तो वो सर्कमस्टांसेस स्पेशल लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस पर भी अब सिनेरियो देखते हैं। आजम अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू इरेक्ट एंड फिनिश अ हाउस बाय द 1st of January in order that Babur may give possession of it at the time to Qasim, to whom Babur has contracted to let it. Azam is informed of the contract between Babur and Qasim. So आजम को इंफॉर्मेशन है इस बात की। Azam builds the house so badly that before the 1st of January it falls down and has to be rebuilt by Babur, who in consequence loses the rent which he was to have received from Qasim. तो आजम ने घर इतना बुरा बनाया कि वो गिर गया और बाबर को उसे दोबारा बिल्ड करना पड़ा और कासिम से रेंट भी नहीं मिल सका, बल्कि कासिम के साथ जो रेंट का एग्रीमेंट था उसकी जब ब्रीच की तो उसको भी उसकी कंपनसेशन देनी पड़ गई। तो अब सवाल यह है कि आजम से क्या क्या रिकवर कर सकता है बाबर, क्योंकि ब्रीच हो गई है आजम की तरफ से, तो उससे क्या क्या रिकवर किया जा सकता है। तो उसका आंसर ये है कि हाउस और रेंट भी नहीं दिया जा सका, तो एक तो कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग रिकवर की जा सकती है, दूसरा ये कि जो रेंट लॉस हुआ वो भी रिकवर किया जा सकता है, जो कि कासिम से मिलना था वो भी बाबर रिकवर कर सकता है, और तीसरा ये कि जो कासिम को कंपनसेशन देनी पड़ी रेंट एग्रीमेंट ब्रीच करने की वजह से वो भी रिकवर कर सकता है। ये जो लास्ट टू हैं ये सिर्फ इस वजह से रिकवर कर सकते हैं, ये स्पेशल डैमेजेस हैं क्योंकि इन्फॉर्म किया हुआ था। जो कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग है ये ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो ये टोटल 3 किस्म के डैमेजेस इसमें से क्लेम हो सकेंगे। जो फर्स्ट वन है कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। जो बाकी दोनों हैं वो सिर्फ इस वजह से क्लेम हो सकते हैं क्योंकि पार्टीज की नॉलेज में था कि एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ये नुकसान रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिनेरियो है। आजम डिलीवर्स टू बाबर अ कॉमन कैरियर अ मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले। तो सामान ट्रांसपोर्ट करवाना था और विदाउट डिले आना चाहिए था टू आजम्स मिल, इन्फॉर्मिंग दैट हिज मिल हैज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन। कि मशीन के बगैर उसकी मिल रुकी हुई है, जब तक मशीन अगर टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो मिल में काम भी नहीं होगा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट है। बाबर अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ मशीन एंड आजम इन कंसिक्वेंस लूजेज अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। सो अब क्या क्या क्लेम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो इन्फॉर्म नहीं था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, सब्सिक्वेंट नॉलेज हो भी जाए तो वो फिर रेलिवेंट नहीं होती। तो यहाँ पर जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्लेम हो सकती है, जो स्पेशल प्रॉफिट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आना था वो क्लेम नहीं हो सकता। तो से डिले हुआ तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गई, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं हो सकता। अब एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल क्लेम हो सकती है, लेकिन स्पेशल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लेम नहीं हो सकती। तो यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। बाबर by way of Azam is entitled to receive from Babur by way of compensation the average amount of profit which would have been made by the working of the mill during the time the delivery of it was delayed, but not the loss sustained through the loss of government contract. Exemplary vindictive damages। एग्जाम्पलरी विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होते हैं जी? ये डैमेजेस हैं जो इस हिसाब से अवार्ड होते हैं कि पनिश द रॉन्ग डूअर। हालांकि जो हमारा डैमेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि आपने पनिश नहीं करना होता एक पार्टी को, बल्कि इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करना होता है। सो ये थोड़ा सा उसकी ये कह लें कि जी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे पनिशमेंट का फोकस ज़्यादा होता है और कंपनसेशन का कम होता है। So view to punish the wrongdoer and not primarily with an idea of awarding compensation to the injured party. So कोर्ट ये डैमेजेस अवार्ड कर सकती है, खुद से अपनी एज ऑफ राइट लेंगे। ये दो सिचुएशंस में राइज होते हैं जहां पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी हो, यानी शादी का जो इंगेजमेंट है उसके बाद शादी ना की जाए। तो ये भी पार्टीज की जो मेंटल इंजरी होती है, उनकी सोसाइटी की जो पोजीशन होती है और फाइनेंशियल स्टेटस होता है,
उस पर डिपेंड करता है कि ये डैमेजेस जो हैं वो कितने होंगे। और इसी तरह रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक में रूल ये है कि जितनी छोटी अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डैमेजेस होगी, क्योंकि एक पर्सन की जो फाइनेंशियल रेप्यूट होती है वो इस बात पे कि अगर आपका 10,000 रुपये का चेक ऑनर नहीं हुआ तो ये ज़्यादा इंसल्ट की बात है एज़ कम्पेयर टू कि 10 लाख का नहीं हुआ। तो बहुत जितनी छोटी अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा जो है डैमेजेस की अमाउंट होगी। सो अ ट्रेडर में रिकवर सच डैमेजेस एज रॉन्गफुल डिसऑनर चेक शैल एडवर्सली अफेक्ट हिज गुडविल, बट अ नॉन ट्रेडर हु चेक इज रॉन्गफुली डिसऑनर्ड विल हैव टू प्रूव लॉस ऑफ गुडविल। तो जो एक बिजनेसमैन होता है, ट्रेडर होता है, जो रूटीन में मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, उसके लिए तो ये चीज़ यूजुअल समझी जाएगी कि उसका लॉस ऑफ गुडविल हुआ है। बाकी आपके कोई ज़ाती लेवल के चेक थे, कोई जर्नली आपने कोई पेमेंट करनी थी, उसके अंदर अगर आ जाता है तो फिर आप मार्केट के अंदर लॉस ऑफ गुडविल फिर आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा। तो बेसिक जो रूल है टू पनिश एंड नॉट टू कंपनसेट वो इन डैमेजेस के अंदर अप्लाई नहीं होता। इसकी कुछ अब सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। एबीसी बैंक रिफ्यूज टू ऑनर, यानी चेक डिसऑनर कर दिया, चेक इशूड बाय अल्फा ट्रेडर टू इट्स सप्लायर डिस्पाइट द फैक्ट दैट सफिशिएंट फंड्स वर अवेलेबल इन अल्फा ट्रेडर्स अकाउंट। तो पैसे अकाउंट में मौजूद थे, उसके बावजूद उसके सप्लायर को जो चेक था उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसकी मार्केट में गुडविल अफेक्ट हो गई। अब ये याद रखें कि ये ट्रेडर्स हैं। AT filed a suit for damages stating that wrongful dishonor has adversely affected its goodwill. The court may award exemplary damages. अब दूसरे में आते हैं तो एबीसी बैंक रिफ्यूज टू ऑनर द चेक इशूड बाय अल्फा ट्रेडिंग सेंटर। अल्फा ट्रेडिंग सेंटर ट्रेडर नहीं है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सफिशिएंट फंड्स वर अवेलेबल इन एटीज अकाउंट, एटीसी फाइल्ड अ सूट फॉर damages stating that wrongful dishonor has adversely affected its goodwill. The court may award exemplary damages provided that ATC to the goodwill. तो यहां पर ये एडिशनल एक रिक्वायरमेंट है ऊपर के केस से। जब ट्रेडर था तो ट्रेडर को प्रूफ करने की नहीं, ट्रेडर के अलावा कोई शख्स है तो उसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा। फोर्थ टाइप है हमारे पास नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस इंजर्ड पार्टी को वहां पर अवार्ड होते हैं जहां पे जो डैमेज हो वो शॉर्ट नेचर का हो और सब्सटेंशियल नेचर का ना हो। अ शॉर्ट बट नॉट ऑफ अ substantial nature to be reckoned, where the breach is technical and injured party has no intention of performing his part of contract। यानी जो ब्रीच है वो फाइनेंशियल लॉस ना हो, टेक्निकल नेचर की ब्रीच हो, और जिस पार्टी के साथ ब्रीच हुई है वो फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं करना चाहते, यानी रिसिशन करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो तब इस तरह के डैमेजेस दिए जाएंगे। दूसरा ये कि जहां पे इंजर्ड पार्टी को कोई एक्चुअल डैमेज ना हुआ हो या वो साबित ना होता हो कि कोई खास डैमेज फाइनेंशियली उन्हें हुआ है, या जहां पर डैमेज जो है वो इंजर्ड पार्टी के कभी अपना फॉल्ट उस डैमेज होने में, यानी उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, या कोर्ट ये समझती है कि अगर डिलीवरी नहीं हो रही थी गुड्स की तो उन्हें रिमाइंड करवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं रिमाइंड करवाया जिसकी वजह से नॉन डिलीवरी हो गई या डिले हो गया और फिर जो है नुकसान हो गया। तो वो जहाँ पे फॉल्ट भी इंजर्ड पार्टी का भी कुछ फॉल्ट हो तो वहाँ पर नॉमिनल डैमेजेस फिर अवॉर्ड किए जाते हैं, और फुल जो प्रॉपर डैमेजेस हैं वो अवॉर्ड नहीं किए जाते। इस पर भी हम कुछ सिनेरियो देखते हैं। आजम प्रॉमिस टू सेल सीमेंट टू बाबर फॉर ₹200 per bag. Azam does not supply. At the time of breach, the market rate of cement is the same. तो एक जगह से नहीं मिली तो बाबर को मार्केट से भी 200 पर बैग की मिल जाती थी, तो उसको देखें नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ, तो बाबर सिर्फ नॉमिनल डैमेजेस के लिए जो है वो इंटाइटल्ड होगा, और डैमेजेस इसमें सिनेरियो में नहीं बनेंगे। दूसरा केस है हमारे पास, साहिल कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय हिलमैन कार फ्रॉम अ कार डीलर कासिम बट लेटर रिफ्यूज टू बाय। बाद में खरीदने से जो है ना उसने इनकार कर दिया। कासिम सोल्ड द सेम कार टू अनदर कस्टमर एंड सफर्ड नो लॉस। तो जितने की इधर बेचनी थी सेम प्राइस पर दूसरे शख्स को बेच दी। कासिम सूट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब कासिम का ये पॉइंट था कि भाई एक के बजाय दो कार बेचता तो डबल प्रॉफिट होता, अब उसे एक बार ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये इस हिसाब से देखें तो उसको जो आजम के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से नुकसान नहीं हुआ, उसकी गाड़ी आगे सेल हो गई, तो ही हैड सफर्ड नो लॉस। कासिम सूट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवर नहीं कर सकता,
हाँ, वो सिर्फ नॉमिनल डैमेजेस जो हैं वो रिकवर कर सकता है। फिफ्थ है जी डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड अनईजीनेस। ये बहुत ही कम क्लेम हो पाते हैं, इनको जरा साबित करना भी मुश्किल होता है। इफ अ पार्टी हैज सफर्ड फिजिकल इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट पार्टी कैन रिकवर द डैमेजेस फॉर सच इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट। तो ये कोर्ट में प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। सिनेरियो हम यहां पर देखते हैं, हाकिम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बुक्ड अ टिकट फॉर अ मिडनाइट ट्रेन to be transported to a particular place where he lived. They were, however, transported to a wrong place and they had to walk several miles on a drizzling night. बहुत ज़्यादा सर्दी थी. As a result, his wife caught cold and he had to incur some medical expenses. It was held that he could recover compensation for inconvenience. यानी जो उन्हें वहां से कोई ट्रांसपोर्ट लेकर घर पहुंचने तक का खर्चा हुआ है या जो उन्हें टाइम एक्स्ट्रा लग गया है, वो तो उसके पैसे तो ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपेंस के नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत रिमोट कंसिक्वेंस है। ज़रूरी नहीं होता कि सर्दी हो तो कोई लाजमी ही बीमार हो जाएगा और उसको नुकसान होगा। सो मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम नहीं हो सकते, कंपनसेशन फॉर इनकन्वीनियंस मिल सकती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जी लिक्विडेटेड डैमेजेस का और पेनल्टी क्लास का। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा क्लेम हो सकते हैं, पेनल्टी क्लास क्लेम नहीं, अनइंफोर्सेबल होती है। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर डैमेजेस फिक्स कर लेती हैं कि जी अगर ब्रीच होगी तो इतने पैसे, ताकि बाद में अमाउंट्स वगैरह पे झगड़ा ना हो, कि एक पहले से डिसाइड कर लेते हैं जी अगर ब्रीच होगी तो 10,000 रुपए के डैमेजेस होंगे, ब्रीच होगी तो 50,000 रुपए के डैमेजेस होंगे। तो इसको जो सम स्पेसिफाई कर लेते हैं उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। तो when the parties to a contract at the time of formation of contract specify a sum which will become payable by the party responsible for breach, such specified sum is called liquidated damages. This amount represents a genuine attempt to work out what the loss would be in the event of such a breach. यानी ये अमाउंट ऐसी होनी चाहिए कि एक अंदाजा हो कि जी अगर ब्रीच होगी तो वाकई इतने का नुकसान होगा। तो जहां पे जेन्युइन प्री एस्टिमेट ना हो तो उसे फिर पेनल्टी क्लॉज समझा जाता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होती। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट अ पर्टिकुलर सम इज टू बी पेड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट सम इज नॉट the genuine pre-estimate of the loss that would be suffered in the event of breach, or that the sum is disproportionate to the actual loss. कि आप कहते हैं जी एक्चुअल नुकसान 20,000 का होगा और डैमेजेस जो है वो 20 लाख के आप सेट कर लेते हैं, तो फिर इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं कहा जाता, इसको फिर पेनल्टी क्लास कहा जाता है। द कोर्ट कैन डिक्रीज बट नॉट इंक्रीज द पेनल्टी स्टिपुलेशन। तो कोर्ट फिर पेनल्टी क्लास की अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकती। द लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लास इज इन्फोर्सेबल On the contrary, the enforceability of penalty clause is at the discretion of court. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लास हमेशा इन्फोर्स हो जाएगी, लेकिन अगर पेनल्टी क्लास साबित हो जाती है कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है और डिस्प्रपोर्शनेट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है अननेसेसरी, तो पेनल्टी क्लास होगी और पेनल्टी क्लास सिर्फ कोर्ट अगर अलाउ करेगी तो क्लेम हो सकती है, वरना क्लेम नहीं हो सकती। यानी टेक्निकली पेनल्टी क्लास फुली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब इस पर हमें बहुत सारे सिनेरियोज अभी देखने होंगे ताकि इसके डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड कर सकें। Dowd sold tires to Naveed, who contracted not to resell them or offer them for sale at a price below Dowd's list price. क्योंकि एक डीलरशिप होती है तो आप उसको देते हैं डिस्काउंट पर, लेकिन कहते हैं कि इस सर्टन प्राइस पे जो है ना आप नीचे सेल नहीं करेंगे वरना हमारी मार्केट खराब होती है। तो ये डिसाइड हुआ। Naveed agreed to pay a sum of ₹500 by way of liquidated damages for every breach of agreement. कि हर बार जब वो कम अमाउंट पर अगर सेल करेगा तो हर सेल के ऊपर 500 रुपीज़ जो हैं उसके डैमेजेस बनेंगे, और बाद में उसने ब्रीच कर भी दी। दाऊद फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच। तो जो पार्टीज के दरमियान सम फिक्स था,
वो कोर्ट ने देखा कि वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट था, नुकसान भी जो दाऊद को होना था वो तकरीबन इतना ही होना था, तो इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस समझा गया और पेनल्टी क्लास नहीं समझा गया। तो ये 500 पर ब्रीच फिर जो है वो इन्फोर्सेबल था। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, आजम कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे ₹20,000 एज लिक्विडेटेड डैमेजेस टू बाबर इफ ही फेल्स टू पे ₹500,000 फॉर गुड सप्लाइड ऑन अ गिवन डे। तो 5 लाख की पेमेंट है, उस पर 20,000 रुपए के डैमेजेस उन्होंने डिसाइड किए। आजम फेल्स टू पे ऑन द दैट डे, तो ब्रीच हो गई। बाबर कैन रिकवर डैमेजेस नॉट एक्सीडिंग 20,000, यानी ये भी पैसे जो हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, क्योंकि 5 लाख पे 20,000 का नुकसान एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट नजर आ रहा है, रीजनेबल नजर आ रहा है, तो दैट वाज इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट देखते हैं, आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू पे बाबर ₹2 million इफ ही फेल्स टू पे बाबर ₹1 million ऑन अ गिवन डे, यानी पैसे डबल हो जाएंगे अगर ड्यू डेट में आ जाता है। तो ये बड़ी अनरीजनेबल सी बात लगती है कि अगर एक दिन का डिले भी हो गया तो पैसे डबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो है ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये क्लेमेबल नहीं होगी कि डबल हो, और कोर्ट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक फैसला होगा। कोर्ट हो सकता है कि सिर्फ कहे कि जी 2,000 रुपये के डैमेजेस होंगे, मे भी कह दे कि 10,000 के होंगे, मे भी कह दे कि 50,000 के होंगे। तो कोर्ट को जो सिचुएशन में रीजनेबल लगेगा डिले के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, वो उसके मुताबिक उस पर डिसीजन करेगी। Azam undertake to repay Babar a loan of ₹1 million by 5 equal monthly installments with a stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and contract may be enforced according to its terms। कि भाई ठीक है कि पूरे 10 लाख हैं, 5 इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिर सारे पैसे फौरन देने पड़ेंगे। तो ये एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता अब एक केस देखेंगे जिसमें आपने ज़रा डिफरेंस को नोट करना है। यहाँ पर 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी इस सिनेरियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, आजम बोरोज ₹1 million फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ 2 million। इधर आपको इंटरेस्ट नजर आ रहा है और निस्बतन हाई रेट पर इंटरेस्ट नजर आ रहा है, पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4 lakh with a stipulation that in default of payment of any installment the whole shall become due। अब अपेरेंटली ये सारा कुछ सेम है, लेकिन इसके अंदर जब इतना हाई इंटरेस्ट है तो डिले की बेस पर सारी अमाउंट फिर फॉरन पेएबल हो जाए, ये मुनासिब नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। सो दिस स्टिपुलेशन इज नॉट लिक्विडेटेड डैमेजेस, इट इज पेनल्टी क्लास। सो 1 मिलियन के पैसे लिए, बॉन्ड जो लिख कर दिया वो 2 मिलियन का लिख कर दिया, 400,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स थी, इसमें कंसिडरेबल इंटरेस्ट शामिल था, तो ये रीजनेबल नहीं है और ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टू पार्टीज मे एग्री टू गिव अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करना पार्टीज के बीच में ये अलाउड है। तो कैसे वर्क करेगा, जाहिद डिलीवर्ड गुड्स टू यासिर एंड यासिर प्रॉमिस टू पे विद इन 30 days। It was also agreed that in case of delay in payment, Yasir shall pay 10% interest on amount due। तो 10% इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू वो भी डिले होगा तब, वरना नहीं, सीम्स इन्फोर्सेबल। सेकंड है जी हमारे पास एक और केस, इसमें है कि आजम गिव बाबर अ बॉन्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ 1 million विद इंटरेस्ट एट 12%, सीम्स रीजनेबल। एट द एंड ऑफ 6 months with a stipulation that in case of default interest shall be payable at the rate of 75%। too much, from the date of default this is stipulation by way of penalty and Babar is only entitled to recover from Azam such compensation as the court considers। क्योंकि जब पेनल्टी हो जाएगी तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी।
सो 75% इंटरेस्ट जो है वो एक अनरीजनेबल अमाउंट है और क्लेम नहीं की जा सकती। परसेंटेज जो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो कोर्ट को रीजनेबल लगेगा, उसके हिसाब से फिर इंटरेस्ट पेएबल होगा। फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी। अच्छा, अब ये है कि जी बाज़ एक एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है किसी पार्टी से, और अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है तो वो उसमें से पैसे काट लिए जाते हैं। तो क्या पूरे का पूरा डिपॉजिट जब्त करना, फोर फीचर यहाँ पे मतलब है बेसिकली जब्त करना, तो पूरा डिपॉजिट जब्त करना क्या ठीक है? अ क्लाज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी, तो उसको पेनल्टी समझा जाएगा। इन सच केसेस द कोर्ट में अवार्ड रीजनेबल कंपनसेशन ओनली, but in case where contract is made with the government, in case of breach the government can forfeit the whole amount of the deposit as security. सो गवर्नमेंट को तो ये अलाउड है कि जी वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको फोरफीट कर सकती है। बाकी किसी पार्टी के साथ होता है तो इसको पेनल्टी क्लास समझा जाएगा, और फिर कोर्ट सिर्फ रीजनेबल अमाउंट जो है वो अलाउ करेगी और बाकी पैसे वापस करने होंगे। सो अनवर पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹1 million फॉर सप्लाइंग अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी टू सलीम। Anwar could not supply the machinery. Salim forfeited the deposit. Now this would be considered penalty clause. The court may award reasonable compensation only, and Salim has to return the remaining amount. So that's all about kind of damages, और उसके अंदर different scenarios जो हैं उनको हमने cover किया. So that's all for today. Have a good day.